नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बांग्लादेश में हिंदू युवक की लिंचिंग पर तस्लीमा नसरीन के गंभीर आरोप। तस्लीमा नसरीन बोली, एक घिनौना जिहादी तमाशा। मामले में अब तक 10 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की धर्म का अपमान करने के आरोप में हुई लिंचिंग को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। तस्लीमा नसरीन ने एक्स पर लिखा कि दीपू चंद्र दास मेमन सिंह के भालुका में एक फैक्ट्री में काम करता था। वह एक गरीब मजदूर था। आरोप था कि दीपू ने इस्लाम के पैगंबर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। नतीजन फैक्ट्री के अंदर मुस्लिम मजदूरों ने उसे सजा देने की तैयारी की। फैक्ट्री के फ्लोर मैनेजर ने उसे नौकरी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। फिर उसने दीपू को पैगंबर के उन्मादी अनुयायियों के हवाले कर दिया, जो फैक्ट्री के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। भीड़ ने युवक को फांसी देने और जलाने से पहले बेरहमी से पीटा। तस्लीमा नसरीन ने इसे खिलौना सिहादी तमाशा बताया और कहा कि दीपू चंद्र दास अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति था। उसकी कमाई से उसके विकलांग पिता, उसकी माँ, उसकी पत्नी और उसके बच्चे का गुजारा चलता था। अब उसके रिश्तेदारों का क्या होगा? दीपू के परिवार के पास जिहादियों के हाथों से खुद को बचाने के लिए भारत भागने के लिए भी पैसे नहीं हैं। गरीबों का कोई नहीं होता, खासकर गरीब अल्पसंख्यकों का। उनका कोई देश नहीं है, अपने ही देश में भी नहीं। पुलिस के मुताबिक यह घटना गुरुवार को हुई। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा कि मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह लिंचिंग कट्टरपंथी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद देश में फैली हिंसा के बीच हुई। पीड़ित के पिता ने सरकार से किसी तरह का आश्वासन न मिलने की बात कही है। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन जारी। भारतीय सहायक उच्चायोग और वीजा केंद्र पर बढ़ाई गई सुरक्षा। वीजा केंद्र पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया। प्रमुख युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बढ़े तनाव के बीच बांग्लादेश के सिलहट शहर में भारतीय सहायक उच्चायोग कार्यालय और वीजा आवेदन केंद्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ढाका ट्रिब्यून के अनुसार सिलहट मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अतिरिक्त उपायुक्त सैफुल इस्लाम ने कहा कि यह कदम किसी तीसरे पक्ष को हालात का फायदा उठाने से रोकने के लिए उठाया गया है। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार सुबह से सहायक उच्चायोग कार्यालय, सहायक उच्चायुक्त के आवास और शोभानी घाट स्थित वीजा केंद्र पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया, जो पूरी रात मौजूद रहा। बांग्लादेश में हिंसा जारी। पीएनपी नेता के घर में लगाई गई आग, 7 साल की बेटी की मौत। स्वतंत्र राजनेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा। बांग्लादेश में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच एक पीएनपी नेता की 7 साल की बेटी की जलकर मौत हो गई, जबकि उनकी 2 अन्य बेटियां गंभीर रूप से झुलस गईं। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार लक्ष्मीपुर के भवनगंज यूनियन पीएनपी के सहायक संगठन सचिव बिलाल हुसैन के घर को शनिवार को हिंसक प्रदर्शनकारियों ने बाहर से बंद कर आग लगा दी। इस घटना में उनकी बेटी आयशा अख्तर की मौत हो गई, जबकि सलमा अख्तर और सामिया अख्तर को गंभीर हालत में ढाका भेजा गया। बिलाल हुसैन खुद भी अस्पताल में भर्ती हैं। यह हिंसा छात्र नेता और स्वतंत्र राजनेता शरीफ उस्मान हादी की सिंगापुर में इलाज के दौरान हुई मौत के बाद भड़की, जिनकी 18 दिसंबर को मृत्यु हुई थी। हादी कट्टरपंथी मंच इंकलाब मंच के एक प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्हें 12 दिसंबर को मध्य ढाका में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी और बाद में इलाज के लिए विदेश ले जाया गया था, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद गुरुवार रात को ढाका और बांग्लादेश के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी। ढाका समेत कई शहरों में आगजनी, मीडिया दफ्तरों पर हमले और विरोध प्रदर्शन हुए। हादी का अंतिम संस्कार शनिवार को ढाका विश्वविद्यालय में किया गया। महाराष्ट्र निकाय चुनाव, शुरुआती रुझानों में महायुति को बढ़त। बीजेपी 85 नगर परिषद अध्यक्ष पदों पर आगे, कांग्रेस 16 नगर परिषद अध्यक्ष पदों पर आगे। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों की मतगणना के शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने बढ़त बनाए हुए है। पहले घंटे के रुझानों के मुताबिक बीजेपी 85 नगर परिषद अध्यक्ष पदों पर आगे चल रही है। शिवसेना शिंदे गुट 41, जबकि अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 32 नगर परिषद अध्यक्ष पदों पर आगे है। वहीं शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार 10 और शरद पवार गुट की एनसीपी 12 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 16 नगर परिषद अध्यक्ष पदों पर आगे चल रही है। निर्दलीय उम्मीदवार भी 20 नगर परिषदों में मजबूत प्रदर्शन कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म होने के बाद भी बीजेपी की झोली भरी। कॉरपोरेट ट्रस्टों ने बीजेपी को दिया 3100 करोड़ का चंदा। कांग्रेस को मिला मात्र 299 करोड़ का चंदा। राजनीतिक चंदा जुटाने में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है, यह एक बार फिर साबित हो गया है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया तो क्या अब कॉरपोरेट ट्रस्टों ने बीजेपी की झोली भर दी है?
दी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 9 इलेक्टोरल ट्रस्टों ने कुल 3,811 करोड़ रुपए पार्टियों को दिए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी को दिया गया। बीजेपी को 3,112 करोड़ रुपए मिले, जो कुल का 82% से अधिक है। कांग्रेस को इन ट्रस्टों ने करीब 8% यानी 299 करोड़ रुपए मिले। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खत्म कर दिए जाने के बाद पहली बार ट्रस्टों के माध्यम से इतना बड़ा चंदा राजनीतिक दलों को मिला है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम राजनीतिक पार्टियों को गुमनाम चंदा देने का तरीका था। इस लिहाज से ट्रस्ट के माध्यम से चंदा देना ज्यादा पारदर्शी माना जाता है। इस ताजा रिपोर्ट से पता चलता है कि राजनीतिक फंडिंग में कॉरपोरेट का बड़ा रोल है। कई लोग कहते हैं कि इससे पारदर्शिता बढ़ी है, लेकिन कुछ को लगता है कि अभी भी पूरी जानकारी नहीं मिलती। यूक्रेन युद्ध पर लेटेस्ट अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट। खुफिया रिपोर्ट में दावा ट्रंप के दावों से बिल्कुल अलग। पुतिन ने पूरे यूक्रेन पर कब्जे की अपनी महत्वाकांक्षा नहीं छोड़ी है। रिपोर्ट अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की ताजा रिपोर्टें राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे से अलग तस्वीर पेश करती हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करना चाहते हैं। रॉयटर्स के अनुसार अमेरिकी खुफिया एजेंसियां लगातार चेतावनी दे रही हैं कि पुतिन ने पूरे यूक्रेन और पूर्व सोवियत संघ के कुछ हिस्सों पर कब्जे की अपनी महत्वाकांक्षा नहीं छोड़ी है। यह आकलन फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से लगभग ऐसा ही रहा है और यूरोपीय खुफिया एजेंसियों के निष्कर्षों से भी मेल खाता है। हालांकि ट्रंप प्रशासन का कहना है कि शांति वार्ता में काफी प्रगति हुई है और समझौता पहले से कहीं अधिक करीब है। इस बीच अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस निदेशक तुलसी गाबार्ड ने कहा कि रूस फिलहाल पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की क्षमता नहीं रखता। रूस इस समय यूक्रेन के लगभग 20% क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए हुए है। अमेरिका ने वेनेजुएला का दूसरा तेल टैंकर जब्त किया। ट्रंप ने मंगलवार को तेल टैंकरों के खिलाफ दिया था नाकेबंदी का आदेश। तेल टैंकर जब्त करने पर भड़का वेनेजुएला, यूएन जाने की चेतावनी। अमेरिका ने वेनेजुएला से हाल ही में रवाना हुए एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यह कार्रवाई वेनेजुएला के तट के पास की गई। इस महीने यह दूसरी बार है जब अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल ले जा रहे किसी जहाज को अपने कब्जे में लिया है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को घोषणा की थी कि वेनेजुएला में आने जाने वाले प्रतिबंधित तेल टैंकरों के खिलाफ नाकेबंदी का आदेश दे रहे हैं। इस कदम को वेनेजुएला पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं वेनेजुएला सरकार ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे चोरी और अपहरण करार दिया है। वेनेजुएला ने कहा है कि वह इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत अन्य बहुपक्षीय मंचों और विभिन्न देशों की सरकारों के सामने उठाएगा। डीओजे वेबसाइट से एप्स्टीन की 16 फाइलें गायब, डेमोक्रेट्स ने मांगा जवाब। गायब फाइलों में ट्रंप की तस्वीरें शामिल। न्याय विभाग ने इन फाइलों को हटाने पर नहीं दिया कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण। अमेरिकी न्याय विभाग की जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी पब्लिक वेब पेज से कम 16 फाइलें जारी होने के एक दिन के भीतर गायब हो गई, जिससे डेमोक्रेटिक सांसदों ने सवाल उठाए हैं और स्पष्टीकरण की मांग की है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक गायब हुई फाइलें जो शुक्रवार को उपलब्ध थीं लेकिन शनिवार तक एक्सेस नहीं की जा सकी, उनमें नग्न महिलाओं की पेंटिंग्स और एक तस्वीर शामिल थी जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप, एप्स्टीन, मेलेनिया ट्रंप और घिस्लेन मैक्सवेल साथ दिख रहे थे। न्याय विभाग ने इन फाइलों को हटाने पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया। यह घटनाक्रम एप्स्टीन से जुड़े हजारों दस्तावेजों के आंशिक रिलीज के दौरान सामने आया है, जिनमें बिल क्लिंटन समेत कई चर्चित हस्तियों की तस्वीरें हैं। कर्नाटक की राह पर तेलंगाना की कांग्रेस सरकार, हेट स्पीच के खिलाफ कानून लाने की तैयारी। सीएम रेवंत रेड्डी बोले, विधानसभा में इस संबंध में विधेयक पेश किया जाएगा। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शनिवार को घोषणा की कि उनकी सरकार हेट स्पीच को रोकने के लिए जल्द ही कानून लाने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार द्वारा आयोजित क्रिसमस समारोह में उन्होंने कहा कि विधानसभा में इस संबंध में विधेयक पेश किया जाएगा। रेड्डी ने कांग्रेस शासित कर्नाटक का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां हाल ही में हेट स्पीच और हेट क्राइम रोकथाम बिल 2025 पारित किया गया है। बता दें कि उनका यह बयान कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के भारी विरोध के बीच बिल की मंजूरी के कुछ दिनों बाद आया है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा था कि सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाली भड़काऊ टिप्पणियों में बढ़ोतरी के कारण यह कानून जरूरी था, क्योंकि ऐसे बयान हिंसा और अशांति को जन्म दे सकते हैं। वहीं विपक्ष के नेता आर अशोक ने बिल का विरोध करते हुए इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया और इसके दुरुपयोग की आशंका जताई।
धुंध की चादर से ढकी राजधानी दिल्ली। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 400 पार। दिल्ली में रविवार को भी वायु गुणवत्ता बेहद खराब। दिल्ली में रविवार को वायु गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है और राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इसके साथ ही शहर में धुंध की स्थिति भी बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रविवार सुबह आनंद विहार का एक्यूआई 426 रहा। अन्य इलाकों में भी हालात चिंताजनक रहे, जहां चांदनी चौक में एक्यूआई 448, वजीरपुर में 443, मुंडका रोहिणी में 433, अशोक विहार में 425 और नरेला में 416 दर्ज किया गया। आईटीओ का एक्यूआई 393 और ओखला फेज 2 का 402 रहा। प्रदूषण के अति गंभीर स्तर को देखते हुए दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप 4 लागू है। इसके तहत निर्माण गतिविधियों पर रोक, वाहनों पर प्रतिबंध और कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। सीबीआई ने रक्षा विभाग के लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को किया गिरफ्तार। लेफ्टिनेंट कर्नल पर 3 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप। दीपक कुमार शर्मा डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिप्टी प्लानिंग ऑफिसर। सीबीआई ने डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और एक अन्य व्यक्ति को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने यह गिरफ्तारी शनिवार को की। लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा पर बेंगलुरु स्थित एक कंपनी से 3 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। जांच एजेंसी के मुताबिक दीपक कुमार शर्मा के दिल्ली स्थित घर से तलाशी के दौरान 2.23 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए हैं। सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और उनकी पत्नी कर्नल काजल पाली के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दीपक कुमार शर्मा रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिप्टी प्लानिंग ऑफिसर के पद पर तैनात हैं, जबकि उनकी पत्नी कर्नल काजल पाली राजस्थान के श्री गंगानगर में 16 इन्फेंट्री डिवीजन ऑर्डिनेंस यूनिट की कमांडिंग ऑफिसर हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.